नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी से एक और लेसन जल संसाधन पढ़ेंगे। जल, पानी एक नवीकरणीय रिन्यूएबल रिसोर्स है और नेचर ने कुछ इस तरीके से निर्माण किया है कि पानी स्वतः अपने आप बनता रहता है। समुद्र का पानी, नदी का पानी, झील का पानी गर्मी के कारण इवेपोरेट होकर के ऊपर जाता है, आसमान में जाता है, क्लाउड बनते हैं और फिर बाद में वो बर्फ के रूप में, बारिश के रूप में पानी को फिर से नीचे लेके आते हैं। इस तरह से वाटर साइकिल के माध्यम से पानी बार बार हमको मिलता रहता है। और दुनिया में इतना ज़्यादा पानी है कि हम चिंतित हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कितना सारा पानी है। देख सकते हैं हम, वाटर अराउंड इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कितना पानी है। लेकिन भारत के अनेक इलाके ऐसे हैं जहां लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते हैं और ये चित्र उसके गवाह हैं। ये चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि पानी का क्या महत्व है और जहाँ पानी की कमी है वहाँ कितनी मुश्किलें होती हैं। जितने सारे लिविंग प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको अपने के लिए कितनी मुश्किल होती है। वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। पानी बहुत महत्वपूर्ण है, बूंद बूंद है, महत्वपूर्ण है और इसको हमको बचाना है। हमको वाटर स्मार्ट बनना है। पाठ की शुरुआत में कहानी दी गई है। पिंकी, क्या तुमने टीवी पर उड़ीसा में आई बाढ़ पर दिल दहलाने वाली रिपोर्ट देखी? हे भगवान, उसने क्या प्रलय मचाया है। रास्ते में जो कुछ आया बर्बाद कर दिया और बहा ले गई। हाँ चिंटू, मैंने देखा। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जल जीवन दे भी सकता है और ले भी सकता है। हम पानी के बिना क्या करेंगे? मेरे पिताजी मुझे बता रहे थे कि उनके कारखाने में बहुत सारी चीज़ों के लिए काफ़ी जल की आवश्यकता होती है। क्या तुम जानते हो कि मशीनों को ठंडा करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है? कारखाना भी जल विद्युत संयंत्र द्वारा पैदा की हुई बिजली से चलता है। अब मैं समझ सकती हूँ कि विभिन्न युगों में मानव नदियों और अन्य जल स्रोतों जैसे झरनों, झीलों, पोखरों और मरुद्यानों के आसपास क्यों बसता था। इसके माध्यम से हमें समझ सकते हैं कि दो बच्चे संवाद कर रहे हैं और पानी के महत्व को समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बट मेनी टाइम्स वी विल स्पेंड ऑल आवर डेज यूजिंग वाटर। बहुत समय हम घर के बाहर पानी को खराब करते रहते हैं। पानी के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। पानी पृथ्वी के ऊपर बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन उपयोग योग्य पानी, ऐसा पानी जो हम यूज़ करते हैं, वो बहुत कम मात्रा में है। जल हमें दो प्रकार से मिलता है, सतही अपवाह यानी नदी, नाले, झील, और भूमि जल मतलब अंडरग्राउंड वाटर जो है। इस प्रकार से हमको पानी मिलता है। और ये पानी नवीकरणीय है, जल नवीकरणीय है और अपने आप आता रहता है, जाता रहता है, पुनर्भरण अपने आप होता रहता है। अनेक देश जल की कमी से जूझ रहे हैं। भारत में भी अनेक इलाके ऐसे हैं जहां पानी की बहुत सख्त कमी है। धरातलीय जल, ऐसा जल जो नदियों, झील, तालाब में पाया जाता है, उसे हम धरातलीय जल कहते हैं। भूमिगत जल किसे कहते हैं? ऐसा जल जो जमीन की परतों के बीच धरा के नीचे पाया जाता है, जिसकी निकासी कुआं और बोरवेल के माध्यम से की जाती है, उसे अंडरग्राउंड वाटर या भूमिगत जल कहते हैं। जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। पानी, जल नवीकरणीय है, अपने आप स्वतः बनता रहता है, तो फिर हम पानी के संरक्षण की बात क्यों करते हैं, जल प्रबंधन की बात क्यों करते हैं? क्योंकि जल के विशाल भंडार और जल के नवीकरणीय होने के बावजूद हम जल की कमी से जूझ रहे हैं। हमारे लिए जितना पानी चाहिए नहीं है, कम मात्रा में मिलता है। सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल की उपलब्धता में कमी आई है। पानी अब दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, बारिश अनियमित हो रही है। किंतु अधिकतर जल की कमी के लिए इसका अतिशोषण, अधिक उपयोग और जल का असमान वितरण मुख्य कारण है। जल की कमी है, बहुत अधिक मात्रा में यूज हो रहा है और कहीं बारिश ज़्यादा है, कहीं कम है, जिसकी वजह से मुख्य समस्या है पानी की कमी की। जल से जुड़े कुछ तथ्य एवं आंकड़े। 96.5% महासागर में जो पीने योग्य नहीं है। 2.5% मीठा जल, लेकिन इस 2.5% मीठे जल का 70%
अंटार्कटिका पर्वत एवं ग्रीनलैंड में है। लगभग 30% भूमिगत जल के रूप में है। विश्व में जितनी वर्षा होती है उसका 4% भारत में वर्षा होती है। भारत पानी की उपलब्धता के मामले में 133 रैंक पर आता है और आंकड़े बताते हैं कि आने वाले समय में भारत में और पानी की कमी होने वाली है। क्या कारण है जल की कमी के? क्या कारण है? नंबर 1, बढ़ती जनसंख्या। नंबर 2, जल की बढ़ती हुई मांग। नंबर 3, जल का असमान वितरण, यानी पानी कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। कृषि की अधिकता, खेती का अधिक उपयोग हो रहा है। और निजी कुएं और निजी नलकूप। प्राचीन काल में या मध्यकाल में कुओं की संख्या, पानी के स्रोतों की संख्या कम हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में घर घर बोरवेल लगे हुए हैं, जिसकी वजह से पूरी ज़मीन में हर जगह से पानी निकासी हो रही है, जिसकी वजह से और पानी की कमी हो गई है। ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता, पानी के माध्यम से नदियों पर बांध बना करके ऊर्जा का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी वजह से भी कहीं कहीं पानी अधिक मिल रहा है, कहीं कहीं पानी कम मिल रहा है। पर्यावरण प्रदूषण, वाटर पूरा पोल्यूटेड हो गया है, नदी नालों का पानी पूरा गंदा हो गया है। और जल का कुप्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं है। और आखिरी समस्या जो है वो क्या है, आखिरी कारण जो है वो क्या है कि लोगों में जागरूकता की कमी है, जानकारी का अभाव है, जिसकी वजह से जल की कमी बढ़ती जा रही है। समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, ताकि पानी, जल जो एक नवीकरणीय रिन्यूएबल रिसोर्स है वो बनता रहे, बढ़ता रहे। स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं। वाटर डिजीज़, अनेक सारी ऐसी समस्याएं हैं, बीमारियां हैं जो गंदे पानी पीने की वजह से होती हैं, पोल्यूटेड वाटर यूज़ करने से होती हैं। हमको उनसे बचना है। खाद्यान्न सुरक्षा और अपनी आजीविका और उत्पादन क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें। हम साफ सुथरे पानी से खेतों की सिंचाई करें, ताकि अच्छी फसल आए और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहे। अपने पर्यावरण को असंतुलित होने से बचाएं। अगर हम नदी नालों को स्वच्छ रखेंगे, पानी के स्रोतों को स्वच्छ रखेंगे और उन परिस्थितियों को बनाए रखेंगे जिससे पानी नवीकरणीय संसाधन के रूप में हरदम हमको मिलता रहे, तो ये बड़ी बात होगी और इससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। जल संरक्षण के लिए प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें? इसके लिए पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि प्राचीन काल से ही सिंचाई के लिए पत्थरों से बांध, जलाशय और झीलों का निर्माण किया जाता था, नहरों का निर्माण किया जाता था और पानी की कमी को पूरा किया जाता था। यह परंपरा हमने आधुनिक भारत में भी जारी कर रखी है और नदियों के अनेक हिस्से में बांध बनाए गए हैं। प्राचीन भारत में कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अनेक सारे बांध और झीलों का निर्माण कराया गया। कलिंग, नागार्जुन कोंडा, बेन्नूर, कोल्हापुर में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। भोपाल में एक बड़ी झील है जिसे भोपाल झील के नाम से जानते हैं। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशिष्ट तालाब बनवाया। ये वो एग्जाम्पल हैं जो प्राचीन भारत में वाटर मैनेजमेंट या जल संरक्षण की बात करते हैं। आज के समय में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं और समन्वित जल प्रबंधन। नदी घाटी परियोजनाएं क्या हैं, इसके बारे में। ऐसी नदी घाटी परियोजनाएं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहलाती हैं जिसमें नदियों पर बांध बनाया जाता है और अनेक सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। वे क्या उद्देश्य हो सकते हैं? बिजली का निर्माण, नहरों का निर्माण, इस तरीके से। जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। इससे हम समझ सकते हैं कि बांध, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से क्या लाभ हैं? नंबर 1, नहरें बनाकर फसलों की सिंचाई की जा सकती है, बिजली का निर्माण होता है, बाढ़ नियंत्रण संभव है। बाढ़ नियंत्रण कैसे संभव है कि नदियों पर बांध बना लिया जाता है तो पानी, जो नदी का पानी निचले इलाकों में जाता है, उसको हम रोक सकते हैं। घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए
जलापूर्ति हो सकती है। नदियों पर बांध बना करके नहरों के माध्यम से दूर दूर पानी पहुंचाना, फसलों की सिंचाई करना और घरेलू उपयोग या औद्योगिक उपयोग को पूरा कर पाना। बोटिंग संभव है, मत्स्य पालन किया जा सकता है, शुष्क क्षेत्रों और शुष्क मौसम में पानी की आपूर्ति संभव है। ये सब क्या है? ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से लाभ हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से हानियां, लाभ के साथ साथ नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है? कृषि क्षेत्रों और आवासीय क्षेत्रों में जल भराव हो जाता है। जब नदियों पर बड़े बांध का निर्माण होता है और पानी जमा होना शुरू होता है तो बहुत सारा इलाका जहां कृषि होती है और लोग रहते हैं वहां पानी भर जाता है। विस्थापन की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। लोगों को अपने घर बार परिवार छोड़ करके, अपने खेत अपने बाग छोड़ करके उन इलाकों से हटना पड़ता है जहां बांध बनते हैं, क्योंकि वहां पानी भर जाता है। बहती हुई नदी अपने साथ बहती हुई मिट्टी को समुद्र में लेके चली जाती है, लेकिन जब बांध बनता है तो बांध के आसपास मिट्टी जमा हो जाती है। तलछट, नदी का जो निचला इलाका है वहाँ मिट्टी जमा होने लगती है, जिससे जलीय जीवों में मछलियों के लिए जो आवश्यक भोजन है, पेड़ पौधे जो वाटर प्लांट्स हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होने के कारण बाढ़ की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जब बहुत ज़्यादा पानी बरसता है तो कभी कभी बांध के जो दरवाजे हैं वो खोलने पड़ते हैं और एकाएक पानी निचले इलाकों में पहुंचता है, बाढ़ की समस्या होती है और मिट्टी का कटाव भी बढ़ जाता है। पारिस्थितिक संतुलन नष्ट हो जाता है। जिन इलाकों में नदियों पर बांध बनाए जाते हैं बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, इकोसिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। स्थानीय लोग जो वहाँ उन इलाकों में रहने वाले हैं जहाँ बांध बनते हैं, अपनी ज़मीन, अपनी आजीविका और संसाधन छोड़कर जाना पड़ता है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बांध नए सामाजिक आंदोलनों को भी जन्म दिए हैं। टिहरी बांध आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये वो ऐसे आंदोलन हैं जो बांधों के निर्माण से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि बांध बनने के साथ ही उन लोगों के प्रवास, उन लोगों के विस्थापन से अनेक नई चुनौतियां बनती हैं, जिनको बांध बनने के कारण अपना घर परिवार छोड़ करके, अपनी ज़मीन जायदाद छोड़ करके जाना पड़ता है, क्योंकि इसका लाभ केवल और केवल बड़े किसानों को और उद्योगपतियों को ही मिलता है। उद्योगपतियों को बिजली मिलती है और बांध वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को जीवन बचाना मुश्किल हो जाता है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर विभिन्न राज्यों के बीच में झगड़े भी शुरू हो गए हैं। कावेरी जल विवाद इसका एग्जाम्पल है। और इन परियोजनाओं पर उठी अनेक आपत्तियां और उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने के कारण हैं। भूकंप आने पर भी बांध से पानी छोड़ना पड़ता है, बाढ़ आ सकती है। अब समस्या यह है कि पानी की कमी को कैसे दूर किया जाए। शुष्क इलाकों में जहां बारिश कम होती है, पानी की आपूर्ति कैसे की जाए। तो उसका सबसे जो बेहतर उपाय समझ में आता है वह है वर्षा जल संग्रहण। लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं ऐसी हैं जिससे अनेक नुकसान हैं, इसलिए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, इकोसिस्टम बनाए रखने के लिए वर्षा जल संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बेहतर उपाय है। प्राचीन काल में भी वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के विषय में लोगों को गहरा ज्ञान था और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अनेक तरीके विकसित हुए थे प्राचीन काल में भी। जैसे बीकानेर, बाड़मेर, फालोदी, राजस्थान के वो इलाके हैं जहाँ बारिश कम होती है, टांका लोग बनाते हैं। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल और कुल जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई हैं। ये गुल और कुल क्या हैं? जहाँ नदियाँ बहती हैं पर्वतीय इलाकों में, नदियों का रास्ता मोड़ करके पानी से तालाब बनाया जाता है, उन्हें गुल या कुल कहते हैं। पश्चिमी भारत, विशेषकर राजस्थान में पानी का संकट ज़्यादा है। वहाँ पीने का पानी एकत्रित करने के लिए वर्षा जल संग्रहण, छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका भी आम था। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल संग्रहण करने के लिए भी गड्ढे बनाए जाते थे, ताकि पानी स्टोर हो सके और उसका उन महीनों में उपयोग हो सके जब पानी कम बरसता है। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण हैं
कि जहाँ वर्षा जल संग्रहण खेतों में गड्ढे बनाकर किए जाते थे। ये और कुछ एग्जाम्पल है चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा सकती है। राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में विशेष करके फालोदी, बाड़मेर में टांका भूमिगत अंडरग्राउंड वाटर टैंक हुआ करते थे। टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता था ताकि ग्रीष्म ऋतु में पानी की कमी को दूर किया जा सके। इस तरह से जो पानी इकट्ठा होता था उसे पालर पानी या शुद्ध पानी कहते थे। ये भूमिगत टांके का एक एग्जाम्पल है, तस्वीर के रूप में आप देख सकते हैं। जल संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है, वे कौन से उपाय हो सकते हैं जो जल संरक्षण को बढ़ावा देंगे। जल के महत्व के विषय में लोगों को जानकारी प्रदान करना, लोगों को जागरूक करना, जल के दुरुपयोग को रोकना, औद्योगिक जल प्रदूषण को रोकने के लिए कठोर कानून बनाना, क्योंकि अनेक सारे उद्योग धंधे ऐसे हैं जो नदियों के किनारे हैं और उद्योगों का जो अपशिष्ट व्यर्थ पदार्थ वेस्ट पदार्थ है वो सब नदी नालों में छोड़ा जा रहा है, नदियों का पानी गंदा हो रहा है। प्लांटेशन किया जाए क्योंकि वर्षा होने के लिए वृक्षों का होना बहुत ज़रूरी है। और जल संरक्षण के लिए सुलभ तकनीकी विकसित की जाए क्योंकि वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग महंगा पड़ सकता है, सब आसानी से नहीं लगा सकते हैं। इसलिए भी सरकार को, वैज्ञानिकों को अनुसंधान करके नए सुलभ सस्ती तकनीकी विकसित की जानी चाहिए और जल संभर विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाए। यानी छोटे छोटे स्तर पर भी बांध बना करके नदी नालों में पानी को रोका जाए और वर्षा का पानी कृषि कार्यों में घरेलू उपयोग के लिए किया जा सके। भारत का मानचित्र है जिसमें आप देख सकते हैं कि नदियों पर जो बड़े बड़े बांध बने हुए हैं वो कहाँ हैं, क्या नाम है उनके। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।